तो चलिए दोस्तों, मैं कृष्णा मिश्रा वापस आ गया हूँ। आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगा 10+ अकेडमी में। तो हम लोग कहाँ पर थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। हमने नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख लिया था। उसके बाद हमने क्या देखा था? E0 बराबर CB0। हमने ये रिलेशन प्रूव किया था और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए मैं जल्दी से इसको मिटा देता हूँ। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ग्रीन लाइट ऑफ मर्क्यूरी, green light of mercury has a wavelength of 5.5 into 10⁻⁵ meters सेंटीमीटर, माफ कीजिए दोस्तों, सेंटीमीटर। तो आपके सवाल कुछ इस तरीके से पूछे गए हैं। What is the frequency in glass? What is the frequency in megahertz? माफ कीजिएगा, in megahertz and period in microsecond in vacuum? उसके बाद आपसे पूछा क्या गया है? What is frequency? What is the wavelength? फ्रीक्वेंसी नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो हमारा कभी वेरी नहीं करेगा। What is the wavelength in glass if refractive index of glass is 1.5 और लास्ट बट नॉट लीस्ट नहीं है। और आपको C गिवन है, गिवन C इज इक्वल 3 into 10⁸ meters per second। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या पूछा गया? ग्रीन लाइट ऑफ मर्क्यूरी हैज अ वेवलेंथ ऑफ 5.5 into 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो हमसे सबसे पहले क्या पूछा गया है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज एंड पीरियड इन माइक्रोसेकंड इन वैक्यूम। तो हमसे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पूछा गया। हम लोग फ्रीक्वेंसी जानते हैं क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए, आवाज नहीं आ रही है। C/λ। तो हमारा C/λ कितना आएगा? C है हमारा 3 into 10⁸ और नीचे में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 5 into 10⁻⁵ सेंटीमीटर दिया है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.5 into 10⁻⁷ मीटर्स, है ना? हाँ सर। और जब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा?
यहाँ पे 3 इंटू में 10⁻15 रहेगा, डिवाइडेड बाय में 5.5 रहेगा। और जब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आना चाहिए दोस्तों? जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली आएगा ये 5.45 इंटू में 10⁸ मेगाहर्ट्ज। ये आपका आएगा ये आपका आएगा 0.545 इंटू में 10⁻15। ये आपका हर्ट्ज में रहेगा और अब हमको इसे मेगा हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है। पहले इधर एक ले आइए, तो 5.45 इंटू में 10⁻15 और मेगा हर्ट्ज में कन्वर्ट करें इसलिए 10⁻6 से डिवाइड कर दीजिए मेगा हर्ट्ज। तो आपका आ जाएगा 5.45 इंटू में 10⁻8 मेगा हर्ट्ज। तो अब आप लोगों को क्या निकालना है दोस्तों? हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी तो निकाल लिया मेगाहर्ट्ज में और हमको टाइम निकालना है माइक्रो सेकेंड्स में। ये आपका ये पार्ट का सोल्यूशन है। तो टाइम पीरियड निकालना है और टाइम पीरियड जानते हैं हम क्या होता है 1/f। और ये बराबर हमारा कितना आएगा 1 में, ये माइनस का साइन है, इक्वल टू का है 1 में 5.45 इंटू में 10⁻8 है ना बच्चों? हाँ सर। और जल्दी ये आपका मेगाहर्ट्ज से डिवाइड कर रहे हैं, तो जैसे हम इसको करेंगे कैलकुलेट, ये आ जाएगा आपका कितना 1.8। ये ऑलरेडी आपका मेगाहर्ट्ज में, इसलिए आपको वापस से वो नहीं करना पड़ेगा। ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 1.8 इंटू में 10⁻8 माइक्रो सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। हमारा फ्रीक्वेंसी कितना होता है 1.8 10⁻9। हाँ, माफ़ कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे -9 होगा, 10⁻9 माइक्रो सेकेंड्स। ये होगा आपका आंसर। तो ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी मेगाहर्ट्ज में है, तो हमको माइक्रो हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप 5.45 इंटू में 10⁻15 से करते तो आप 10⁻6 से भी मल्टीप्लाई ज़रूर करते। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमको अगले पार्ट में क्या पूछा गया है, तो पहले जल्दी से इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे वाला पार्ट करेंगे। आई होप कि बोर्ड पे सब कुछ विजिबल होगा। हाँ बच्चों, सब कुछ विजिबल है। तो चलिए मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ, हम अगला पार्ट डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। तो आपका नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, व्हाट इज द वेवलेंथ इन ग्लास इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इतना। हम लोग जानते हैं हमारा जो वेवलेंथ होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली वो हो जाता है, या तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, म्यू नोट हमको गिवन है, हमको म्यू गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के बराबर। तो हम पहले ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगा के, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास करके हम पहले वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास निकाल लेंगे। उसके बाद हमको फ्रीक्वेंसी मालूम ही है, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और अपना लैम्डा निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना लैम्डा निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं म्यू बराबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हमारा 1.5 इक्वल किसके आएगा, 3 इंटू में 10⁻8 अपॉन में
वी जी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, तो आपका वी जी बराबर कितना आ गया बच्चों, 3 × 10⁸ अपॉन में 1.5, जो कि हो जाएगा आपका 2 वी जी आ गया आपका कितना, 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अब हमने फ्रीक्वेंसी लास्ट में निकाले थे, कितनी आई थी, फ्रीक्वेंसी आई थी हमारी कुछ 5.45 इंटू में 10⁻15 हर्ट्ज। तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई एफ, implies that lambda is equal to आपका इधर लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है, वी बाई लैम्डा, तो इधर आपका कितना आएगा, 2 × 10 वी जी बाई एफ, वी जी बाई लैम्डा, वी जी बराबर आ जाएगा इतना बाय 5.45 इंटू में 10⁻⁻15, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻⁻7, तो लैम्डा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, और 2/5.45 इंटू में 10⁻⁻7 मीटर्स। और जब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 3.6 के। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। या तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोगों ने 1/f का वैल्यू क्या निकाला था, 1.8 इंटू में 10⁻⁻9 है ना, तो जस्ट वही माइनस में 90, हाँ माइनस में 9, तो वही जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर वैसे भी आ जाएगा माइनस में 15, क्योंकि हमारा 1/f क्या होता है, टाइम पीरियड, और लैम्डा बराबर हमारा क्या होता है, v इंटू में टी भी तो होता है ना, वी जी इंटू में टाइम पीरियड भी होगा ना, तो लैम्डा बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 2 × 10⁸ इंटू में 1.8 इंटू में 10⁻⁻15, जो कि हमको दे देगा हमारा डिजायर्ड आंसर, जो कि होगा बराबर लैम्डा बराबर 3.6 इंटू में 10⁻⁻7 मीटर्स। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ठीक है बच्चों, हम लोग जानते हैं सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो चलिए बताइए कितना होता है एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए चलिए दोस्तों जल्दी से। एवरेज एनर्जी डेंसिटी दोस्तों,
एवरेज एनर्जी डेंसिटी। हम लोग जानते हैं दोस्तों ये बराबर कितना आता है, यू ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, जो कि बराबर आता है आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए नॉट बाय में √2 का होल स्क्वायर, जो कि बराबर आ जाता है आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए नॉट का स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं हमारा एवरेज एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा दोस्तों, यू बी ये बराबर है 1/2 बी नॉट, बी बाय में यहाँ पे 1/2 है मतलब कि बी बाय में बी स्क्वायर बाय में 2 म्यू नॉट। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं बी नॉट बाय √2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, बी नॉट स्क्वायर बाय में 4 म्यू नॉट। और जब हम आगे इसको कैलकुलेट करेंगे और हम लोग जानते हैं हमारा यू ई बराबर होता है यू बी, तो आपका टोटल एनर्जी डेंसिटी ये बराबर आएगा यू टी बराबर यू ये बराबर होता है यू के, जो कि होता है आपका यू ई प्लस में यू बी, जो कि आपका बराबर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में ई नॉट का स्क्वायर और बी नॉट स्क्वायर बाय में 2 म्यू नॉट के इक्वल। ये हो गया दोस्तों आपका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि बोर्ड पे सारा कुछ विजिबल हो। जी हाँ विजिबल है, तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आई होप कि आपने ये सारा लिख लिया होगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं हमारा इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स पर। हम लोग आ जा रहे हैं बच्चों अब इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स। इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी ईएम ये इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था। क्या होता है, आई बराबर ई बाय ए इंटू में टी, जहाँ पे ई होता था आपका एनर्जी, ए होता था एरिया और ये होता है टाइम। तो चलिए इधर आपको करना क्या है, हम लोग जानते हैं आई बराबर होता था क्या हमारा ई बाई ए इंटू में टी, और ई बाई टी होता है हमारा पावर बाय एरिया। तो इधर हमारा इंटेंसिटी जो बराबर आता है पी बाय 4πr² लेते हैं, मतलब कि हम लोग इधर एक स्फेरिकल मीडियम ले लेते हैं और इसको हम P को बेसिकली क्या लिख सकते हैं, एवरेज एंड, और P को हम ऐसे लिख सकते हैं E इंटू में T, है ना बच्चों? हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं। पावर को हम E इंटू में T लिखेंगे, नहीं E बाई T लिखेंगे, हाँ है ना? हाँ सर लिख लेंगे। और यहाँ पे हमारा क्या है 4πr²,
तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, एनर्जी डेंसिटी हो गया U। तो इसको हम लिख सकते हैं U/T, हाँ है ना। हाँ सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और हम लोग इसको क्या कहते हैं, फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं P एवरेज, जो हमारा इधर इंटेंसिटी बराबर होता है, ये आता है P एवरेज अपॉन में 4πr²। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं U इंटू में C भी, U एवरेज इंटू में C भी। देख लीजिए, चाहे तो आप डायमेंशंस मैच करना चाहेंगे तो डायमेंशंस मैच कर लीजिए। इसका होता है कितना, ml2 T-3 अपॉन में L2 से L2 कट गया, तो क्या मिला हमारे पास, ml0 T-3। और यहाँ पे भी U एवरेज क्या होता है हमारा, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, ml2 T-2 अपॉन में L2 से L2 चला गया, तो ml0 T-2। और ये कितना हो जाता है, C मीटर्स पर सेकेंड। और ये यहाँ पे क्या कहता है, ml3T होता है ना, ये भी ml3T होता है, तो ये भी बन जाएगा आपका ml-T-3। और ये भी आपका बन जाएगा कितना, ml3 माइनस में T। तो ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको अब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आना चाहिए, देख लेते हैं। तो जैसे हम U एवरेज इंटू में ये करेंगे तो मतलब क्या हो गया, 1/2 इंटू में ε0 इंटू में E0² इंटू में C, हाँ है ना। हाँ सर, यही आना चाहिए। और ये आपका एक और चीज़ के इक्वल आएगा, ये आपका इसके भी इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, 1/2 μ0 इंटू में B0² इंटू में C, हाँ है ना। हाँ सर, ये भी आ जाएगा। तो हमको ये दो फॉर्मूलाज मिल गए इंटेंसिटी के लिए। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। और एक और फॉर्मूला हमको यहाँ से क्या मिल सकता है, हम लोग जानते हैं E0 बराबर क्या होता है, CB0, हाँ है ना। हाँ सर, यही होता है। तो इधर हम ये लिख सकते हैं 1/2 इंटू में ε0, यहाँ पे B0 की जगह क्या लिख सकते हैं, E0² का स्क्वायर अपॉन में B0 का स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, E0/C का होल स्क्वायर इंटू में C। तो ये C से ये C कट गया, तो हमको क्या मिल गया, 1/2 इंटू में ε0 इंटू में E0/C। हमको एक और फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये देख लीजिए, आपका इंटेंसिटी बराबर होता है P एवरेज बाय में 4πr², और ये आपका इक्वल आ जाता है U एवरेज इंटू में स्पीड ऑफ लाइट। चाहे तो आप इसको डायमेंशनली भी देख लीजिए, डायमेंशनली भी करेक्ट होता है, और चाहे तो ऐसे देखना है तो ऐसे देख लीजिए। आपका P एवरेज क्या होता है, पावर एवरेज क्या होगा, E एवरेज इंटू में E एवरेज बाई टाइम, और E एवरेज बाई ये एरिया क्या हो जाएगा आपका, एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा, मतलब कि U/T, है ना बच्चों। अब हम लोगों को क्या कहते हैं, इधर कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना पड़ेगा, तो हम इधर m² से मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे, तो हमारा ये C/T हमको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मोमेंटम ऑफ EM वेव्स देख लेते हैं। ये है आपका मोमेंटम ऑफ EM वेव्स। आपका मोमेंटम ऑफ EM वेव्स क्या होगा बच्चों, चलिए जल्दी से बताइए। जो P बराबर आता है ये होता है आपका U एवरेज बाई C। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। क्या आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पॉइंटिंग पॉइंटिंग वेक्टर देख लेते हैं क्या होता है। और पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या है दोस्तों, व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एडवांसेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B, the total
एनर्जी फ्लोइंग परपेंडिकुलरली पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इनटू द सरफेस इन द फ्री स्पेस इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर एस। तो चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं और हम लोग इस सेशन को इधर एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे, ईएम वेव स्पेक्ट्रम देखेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। तो आ गया हमारा पॉइंटिंग वेक्टर। होता क्या है दोस्तों पॉइंटिंग वेक्टर? जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर ये प्रोपगेट कर रहा हो तो उधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लो होती है इन द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी। और कितनी एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया को कट करेगी उसी को हम जितनी एनर्जी हमारी पर यूनिट एरिया में पर सेकंड में फ्लो करेगी उसी को हम पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। माफ कीजिए दोस्तों, एडवांसेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी flows in the direction of E cross B. The total energy flows in the direction the total energy flowing perpendicularly per second per unit area into the surface in free space is called a pointing वेक्टर S। वेयर आपका S जो होता है, वेयर वेक्टर S इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों? डेफिनेशन पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है? एनर्जी इन द डायरेक्शन ऑफ क्या? E क्रॉस B है ना बच्चों, ठीक है। ये बराबर आता है आपका वेक्टर S बराबर c² एप्सिलॉन नॉट इनटू में E क्रॉस B, जो कि मतलब आ गया आपका S इंप्लाइज दैट S बराबर 1/μ0 इनटू में E क्रॉस B। ये होता है आपका पॉइंटिंग वेक्टर। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके सवाल बनते हैं, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही बनते हैं दोस्तों इन सब कॉन्सेप्ट्स पे। और इसका SI यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए खुश रहिए, आबाद रहिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पे आपका मोस्ट चैप्टर जो है कवर हो चुका है।
अब आगे बस थोड़ा बहुत थियोरेटिकल पार्ट है, उसको भी देख लेंगे और अपने न्यूमेरिकल्स बनाना चालू कर लीजिए।